ये हैं इसकी एग्जांपल्स। तो वर्क है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क के बराबर है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली क्या हुआ, हम कहते हैं कि फोर्स का वो इफेक्टिव कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो वो बनता है एफ कॉज ऑफ थीटा। ये तफसील के साथ हमारा चैप्टर आ रहा है वर्क एनर्जी वाला, उसमें डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल यहाँ आ जाएगा एफ का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, एफ का वो कंपोनेंट जो बनता है एफ कॉज ऑफ थीटा, और डी की मैग्नीट्यूड, ये बनता है वर्क के बराबर। इसी तरह पावर किसके बराबर होती है, ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वो बनता है एफ कॉज ऑफ थीटा, और वी की मैग्नीट्यूड, इनका प्रोडक्ट जो होगा ये पावर के बराबर। यहाँ भी देखें कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट आता है पावर, वो स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कह सकते हैं ई डॉट ए के बराबर है। अभी ई कॉज ऑफ थीटा, ई का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में, ये याद रखें, ये लाजमी नहीं कि एफ कॉज ऑफ थीटा ही लिखेंगे, आप डी कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ वी कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ ए कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। ये बात समझने के लिए दोबारा शुरू में जो हमने एक्सप्लेनेशन दी थी, इंटरप्रिटेशन की थी इसकी फिजिकल, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि दोनों तरह इसको लिखा जा सकता है। बहरहाल मैं यहाँ ये कहना चाहता था कि ई का इफेक्टिव कंपोनेंट अलॉन्ग ए, ई कॉज ऑफ थीटा ए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, लेकिन ये है वेक्टर्स का प्रोडक्ट, वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी आता है इसलिए इसको डॉट से शो किया। तो ये डॉट प्रोडक्ट हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का वर्क, फोर्स वेलोसिटी का पावर, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब पिछले जो आर्टिकल है उसमें हमने ये पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर उसका रिजल्टेंट जो है वो स्केलर आ जाता है तो उसको हमने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट का। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी की शक्ल में आता है। तो इस किस्म की जो प्रोडक्ट है उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट को शो करने का तरीका क्या होता है कि वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस डालते हैं। तो ये देखिए स्केलर प्रोडक्ट में यहाँ डॉट डाला गया था, वेक्टर प्रोडक्ट को शो करने के लिए यहाँ क्रॉस डालते हैं। तो चूंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर प्रोडक्ट की वो क्रॉस से होती है, इसलिए इसको दूसरा नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। और उसको डिफाइन किस तरह करेंगे, ये देखिए, पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, उसके दरमियान हमने डाल दिया क्रॉस, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वेक्टर प्रोडक्ट की। तो बाय डेफिनेशन किसके बराबर होगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर्स की जब टेल ज्वाइन करते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है उसका साइन। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है, क्योंकि इसमें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट भी वेक्टर ही क्वांटिटी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड आएगी ए बी साइन ऑफ थीटा। जाहिर है वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो ये डायरेक्शन जो है उसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर से शो करते हैं। तो ये ए बी साइन ऑफ थीटा मैग्नीट्यूड आ गई, ये डायरेक्शन आ गई, तो ये इसको हम कह देते हैं कि ये सी के बराबर, यानी कि सी एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर है और उसकी डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल वेक्टर से शो करते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड तो आ गई सी की ए बी साइन ऑफ थीटा, और उसकी डायरेक्शन को हम जो ये एन यूनिट वेक्टर है इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम एक रूल डिफाइन करते हैं जिसको नाम देते हैं राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में क्या होता है, ये देखिए, ये आपके पास था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, तो ए और बी ये दो वेक्टर हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
इनकी टेल्स आपस में जोड़ दी तो ये एक प्लेन बन जाता है, ये कहलाता है ए बी प्लेन। अब ए बी प्लेन जो है उसमें जो यूनिट जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा उसकी डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन है एक्चुअली ए बी प्लेन का परपेंडिकुलर होगी। अब ये परपेंडिकुलर दो बन सकते हैं, अपवर्ड भी बन सकता है प्लेन का, डाउनवर्ड भी बन सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है? उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं। तो राइट हैंड में ये देखिए ये वेक्टर ए है, बिलफर्ज ये वेक्टर बी है, तो हम ए वेक्टर पे हाथ रख के बी वेक्टर की तरफ उंगलियां रोटेट करते हैं राइट हैंड की। तो थंब जो है वो रेक्टेड रखते हैं, सीधा रखते हैं। तो ये ए ये बी, ए पे हाथ रख के बी की तरफ उंगलियां रोटेट करते हैं, लेकिन थ्रू स्मॉलर एंगल। एक एंगल ये बनता है, एक एंगल ये बनता है। तो ये स्मॉलर एंगल के थ्रू हमने अपने राइट हैंड की उंगलियां जो है उसको रोटेट करना है। तो ये थंब जो होगा ये डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा, मीन ये एन को शो करेगा। ये नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ए बी। ये ए बी प्लेन जो बनता है इसका परपेंडिकुलर बनता है रिजल्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी, ए बी साइन ऑफ थीटा और एन उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये सी आपके पास ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ गया। तो फिर ये देखिए कि ए क्रॉस बी में जो पहला वेक्टर आता है, ए पे हाथ रख के बी की तरफ उंगलियां रोटेट करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब अगर हम ए क्रॉस बी की बजाय बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, ये देखिए ये मैंने पहले कहा था कि ये वेक्टर बिलफर्ज ए है, ये बी है, ए पे हाथ रख के बी की तरफ उंगलियां रोटेट करते हैं थ्रू स्मॉलर एंगल, तो हमारा थंब जो है वो अपवर्ड जाता है। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये देखिए बी पे हाथ रख के ए की तरफ उंगलियां रोटेट करें, जो ऐसे तो होती नहीं। तो फिर क्या करेंगे, अपना राइट हैंड जो है उसको उल्टा कर देते हैं, ये बी पे हाथ रख के ए की तरफ उंगलियां रोटेट करेंगे तो थंब जो है वो डाउनवर्ड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बी क्रॉस ए मालूम करना चाहते हैं तो उसका रिजल्टेंट कुछ यूं आएगा कि उसकी मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर ही होगी, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर जो है पहले यूनिट वेक्टर का अपोजिट आएगा, मीन नेगेटिव आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि बी क्रॉस ए जो है वो सी के इक्वल नहीं बल्कि माइनस सी के बराबर होगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि अगर हम वेक्टर्स की तरतीब बदल देते हैं, यानी कि अगर ए क्रॉस बी की बजाय बी क्रॉस ए लेते हैं तो फिर इसका रिजल्टेंट जो होता है उसका साइन भी तब्दील हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बी क्रॉस ए जो होता है वो माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होगा। मीन जब इनकी तरतीब बदलेंगे तो उसका साथ साइन भी बदलना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, यानी कि जब हम इसकी तरतीब बदलते हैं तो वेक्टर भी तब्दील हो जाता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो जाती है। अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब पहले जिस तरह हमने देखा कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता बल्कि माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। मीन तरतीब बदल देते हैं वेक्टर्स की तो साथ साइन भी बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अब दूसरी बात कि अगर दो वेक्टर हैं आपके पास ए और बी और दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे हैं, मीन 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। फार्मूला वही है हमारे पास कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री और एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो आप देखें कि साइन 90 जो है चूंकि आपको पता है 1 के बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड
का प्रोडक्ट यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका ये मैग्नीट्यूड आएगा और ये इसकी डायरेक्शन आएगी यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो होगी ये मैक्सिमम होगी, यानी कि याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम होती है जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जबकि डॉट प्रोडक्ट में उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू होती है जब दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब ये देख लेते हैं हम यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मीन आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो किसके बराबर होगी। तो ये आपके पास 3 डायमेंशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसके 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें हम आई क्रॉस जे निकालना चाहते हैं। आपको पता है कि आई जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और जे जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये देखिए ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का और ये एंगल भी 90 डिग्री का बनता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, बाय डेफिनेशन आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वह है 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे ये आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है उसका साइन, और साथ आ जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो साइन 91 के बराबर हुआ, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय n यूनिट वेक्टर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आई क्रॉस जे जो है उसका रिजल्टेंट जो है n यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। अब हमने ये देखना है कि आई क्रॉस जे का जो नॉर्मल बनता है वो किस डायरेक्शन में बनता है। ये देखें, ये है आई, ये है जे, इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर बनता है वो z एक्सिस है, और z एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको k यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि n यूनिट वेक्टर बेसिकली k यूनिट वेक्टर है, इसलिए हम लिखते हैं कि i क्रॉस j जो होता है वो k यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो इसी तरह अगर j क्रॉस k लें, j क्रॉस k, ये देखें j क्रॉस k, तो ये i मीन x एक्सिस की तरफ आएगा, तो ये i यूनिट वेक्टर आएगा। इसी तरह a क्रॉस i जो होगा, k क्रॉस i जो होगा वो j यूनिट वेक्टर को शो करेगा। लेकिन हमें पता है कि अगर वेक्टर्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो साथ साइन भी तब्दील होता है, यानी कि a क्रॉस b जो है वो माइनस b क्रॉस a के बराबर होता है। तो जब इनकी तरतीब बदलेंगे, मीन i क्रॉस j था, अब हम j क्रॉस i लेंगे तो ये साथ साइन भी नेगेटिव आ जाएगा। तो j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस के, और इसी तरह अगर यहाँ k क्रॉस j लेंगे तो ये माइनस i आ जाएगा, और i क्रॉस k लेंगे तो माइनस j आ जाएगा। तो इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ये कि आप दायरा बना लें, यहाँ i लिख दें, यहाँ j लिख दें, यहाँ k लिख दें। अब i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, k क्रॉस i j, लेकिन उल्टा चलेंगे तो साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j माइनस i, j क्रॉस i माइनस k। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब अगली बात कि अगर दो वेक्टर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डेफिनेटली उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। इस तरह ये ए भी उसी डायरेक्शन में है, बी भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होंगे। तो फिर क्या होगा, डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि ए क्रॉस बी जो होता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन। अब ए बी इन दोनों की मैग्नीट्यूड आ गई, लेकिन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है थीटा वो तो 0 डिग्री का है। तो साइन 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये सारी की सारी मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी, तो ये साथ इसकी डायरेक्शन आएगी। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है उसको नाम देते हैं नल वेक्टर का। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से दो पैरेलल वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो नल वेक्टर की शक्ल में हमारे पास आता है। अब ये देखें कि हमने ये कहा कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो नल वेक्टर आएगा।
तो इसी तरह अगर आई जे के जो यूनिट वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई क्रॉस आई भी नल वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0 हो जाएगा। जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर होगा और के क्रॉस के भी नल वेक्टर होगा। और इसी तरह अगर एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि वेक्टर का वेक्टर उसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो क्या होगा, ये ए क्रॉस ए पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और चूंकि दोनों एक ही वेक्टर हैं, एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही मैग्नीट्यूड होगी, तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो साइन 0 जो है 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी, तो ये कहलाएगा नल वेक्टर। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए जो होगा वो नल वेक्टर होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमें जो वेक्टर हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए हों तो फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखें हमारे जो वेक्टर हैं बिलफर्ज ए और बी, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और b वेक्टर को लिखा जा सकता है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। जो पिछले आर्टिकल मैंने बताया था कि इसके कंपोनेंट किस तरह बनते हैं, अगर ना समझाए तो दोबारा वहाँ से देख लें। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मीन हम लेंगे ए क्रॉस बी। अब ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे, मीन ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के और क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के आ गया। अब फिर वही पहली वाली बात कि इसका प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसी तरह इसका चलता जाएगा सिलसिला। तो हम देख लेते हैं कि ये किसके बराबर आता है। अब ये देखें, ये लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, ये दोनों स्केलर्स हैं, मैग्नीट्यूड है, लेकिन आई ये लिखेंगे आई क्रॉस आई, इसके साथ आई इसके साथ आई, ये क्रॉस आ गया। फिर प्लस ए एक्स बी वाई, ये आ जाएगा आई क्रॉस जे, फिर प्लस ए एक्स बी जेड, ये आ जाएगा आई क्रॉस के। इसी तरह प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, फिर प्लस ए वाई बी जे ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, फिर ए वाई बी जेड, और ये आ जाएगा जे क्रॉस के। और इसी तरह ये ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड, ये आ जाएगा के क्रॉस के। अब देखें आई क्रॉस आई नल वेक्टर, जे क्रॉस जे नल वेक्टर, के क्रॉस के नल वेक्टर, तो ये डायगोनल तो 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा ए
एक्स, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0। तो मैं एक स्टेप जो है वो कम कर रहा हूँ। ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हमने कहा था कि ये के बराबर होता है, तो ये के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, तो ये देखें जो मैंने वो टेक्निक बताई थी, आई जे के, तो यहाँ तो था आई क्रॉस जे के मैंने लिख दिया। यहाँ है आई क्रॉस के, ये आ जाएगा माइनस जे, तो ये आ जाएगा माइनस जे। फिर ये प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के। फिर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई। फिर प्लस ये ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे। फिर प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई। अब हम क्या करते हैं, आई वाले फैक्टर अलग, जे वाले अलग, के वाले अलग कर लेते हैं। तो यहाँ आई को कॉमन निकाला जाए अगर, तो बाकी क्या बचेगा, ये देखें ए वाई बी जेड, और ये क्या बचेगा माइनस ए जेड बी वाई। फिर प्लस जे को अलग कर दे, ये आ जाएगा ए जेड बी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड। फिर ये के वाला अलग कर दे, तो के प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ गया। मीन अगर आपने कंपोनेंट की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, ए क्रॉस बी आपको वेक्टर दिए गए कंपोनेंट की फॉर्म में, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके ऊपर भी गौर कर लेते हैं कि ये किसके बराबर। तो ये अगर हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसके यानी कि हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है आई जे के, ये लिखें ए एक्स, या लिखें ए वाई, ये ए जेड, ये बी एक्स बी वाई बी जेड। यानी कि इसके जो रोज हैं वो पहली रो बनाते हैं हम आई जे के यूनिट वेक्टर, दूसरी रो बनाते हैं पहले वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स जो हैं उनका, और तीसरा जो रो बनाते हैं दूसरे वेक्टर की जो कंपोनेंट्स हैं उनकी। तो ये इसको खोलने का तरीका क्या होता है, ये भी बात ध्यान में रखें। ये हम एलिमेंट लेते हैं इसका आई, और फिर क्या करते हैं, ये देखें ये कॉलम और ये रो, इनको इग्नोर कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर प्लस जे, ये
अब इसमें क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड और फिर प्लस के ये कॉलम और ये रो इसको इग्नोर कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी एक्स। तो ये देखें, ये जो डिटर्मिनेंट हमने खोला उसका रिजल्ट ये आया, और ये ए क्रॉस बी का रिजल्ट भी वही नहीं आ रहा, ये बिल्कुल वही आ रहा है जो ये रिजल्ट था। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ए क्रॉस बी जो होता है बेसिकली ये एक डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, जिसका पहली जो रो होती है यूनिट वेक्टर्स की होती है, दूसरी रो पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स की होती है ए एक्स ए वाई ए जेड और फिर ये बी एक्स बी वाई और बी जेड के बराबर होगा। अब इसमें आखिरी बात ये है कि मेरे ख्याल में ये छठा करैक्टर बनता है कि जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी जो होता है ये एक्चुअली एरिया होता है किसका भाई, पैरेललोग्राम का। जिनकी साइड्स जो होती हैं ए और बी होती हैं। अब ये भी देख लेते हैं हम किस तरह होता है। हम ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा एन के बराबर होता है। तो ये ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड आती है वो बनती है ए बी साइन ऑफ थीटा। अब अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइडें जो इस तरह, ये ए है ये बी है, अब इसका एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये ए साइड होगी ये बी साइड होगी, ये एंगल आ गया थीटा। अब जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का उसमें ये होता है कि कोई भी साइड और दो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं, उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उनका प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कह लें कि एच, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए और ये एच, इसका मतलब इसका एरिया जो होगा ए एच के बराबर होगा। लेकिन तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। ये देखें ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ थीटा, यानी कि यहाँ एच जो है वो है हाइपोटेन्यूज बी इनटू साइन ऑफ थीटा। तो एच की जगह वैल्यू पुट करें तो ये बनता है ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड है किसकी भाई, ये है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी की। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पैरेललोग्राम जो है उसका प्लेन जो है उसका एरिया जो है, यानी कि उसके एरिया की जो मैग्नीट्यूड है वो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हम टार्क की एग्जांपल लेते हैं। टार्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये किन किन का क्रॉस प्रोडक्ट है, फोर्स और ये जो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा टार्क के बराबर। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम है एल, ये किस किस का प्रोडक्ट होगा, रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसी तरह लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी तरह जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में होती मूव करती, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और आर पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर का ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसी तरह
अगर एक चार्ज Q जो है वो V वेलोसिटी के साथ V मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो Q V क्रॉस B के बराबर होगी। अल्लाह हाफिज़।